हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का लगातार मैसेजेस आ रहे थे एमसीआरसी के बारे में। AJK एमसीआरसी अनवर जमाल किदवाई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। फिर इसके अंदर अलग अलग कोर्सेज़ हैं। MA के लेवल पर अगर हम बात करें, जैसे MA मास कम्युनिकेशन है, MA कन्वर्जन जर्नलिज्म है, MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, MA विजुअल इफेक्ट है, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर। अगर आप MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, एंट्रेंस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, टाइम कितने मिलते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के स्टूडेंट से उनका पूरा एक्सपीरियंस लेंगे, वो किस तरीके से तैयारी की और आज वो कैसे जामियन है या फिर MCRCN है। तो आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। तो दिव्या, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बिकॉज़ ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है, स्पेशली जो जामिया का AJK MCRC है, ये ड्रीम है, हर कोई इसको अचीव नहीं कर पाता, बट नाउ यू क्रॉस द गोल, राइट। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच। तो कितने दिन हो गए आपको जामिया में, ये बताइए पहले। अभी तो हमें 4 मंथ्स ही हुए हैं, क्योंकि हमारे सेमेस्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा सेमेस्टर सेकंड स्टार्ट हुआ है, जो कि 2-3 दिन पहले ही अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये जो आपके 4 महीने राउंड आपने जिया कैंपस में, कैसा लगा आपको कैंपस, जामिया, लोग? अभी कैंपस मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि स्केड्यूल तो आपका काफ़ी हो जाता है बिज़ी, आपको काम भी मिलता है, काम करना पड़ता है आपको यहाँ पे। और यूँ नहीं है कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं, आप वो काम को उससे रियल में आप सीख रहे हैं। वो काम आपको सच में आना चाहिए, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है अपने आप में। अच्छी चीज़ है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। लोग कैसे मिल रहे हैं आपको डिपार्टमेंट में? अभी तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा लोगों के साथ भी। सीनियर्स भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रैंक हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे रहें। आगे भी अच्छे रहें, बिल्कुल। ओके। सो बेसिकली आई एम डूइंग डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। सो ये जो कोर्स है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसका मेन मोटिव यही है कि आप कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ करें डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इश्यूज़ को सेल करते हैं। मतलब ये भी एक तरीके की मार्केटिंग होती है, बट सोशल मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो आप इश्यूज़ को सेल करते हो थ्रू द कम्युनिकेशन? थ्रू द कम्युनिकेशन, यस। ओके। तो मैं थोड़ा सा अब इस पे आ जाता हूँ क्वेश्चन के बारे में, राइट। अगर कोई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आना चाहे, कोई एडमिशन लेना चाहता है, सबसे पहले प्रोसीजर बताइए और एलिजिबिलिटी बताइए क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है? एलिजिबल तो आपने किसी भी फील्ड में बैचलर्स कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि हमारी क्लास में जो फिज़िक्स में भी बैचलर्स कर रखी है, केमिस्ट्री में कर रखी है, कुछ इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं, और जैसे मैं खुद जर्नलिज्म की हूँ, तो आपका बैचलर्स किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, मतलब कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है जो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसी सब्जेक्ट से होना चाहिए या फिर आपका ऑनर्स पेपर ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एलिजिबल हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है? हाँ। चलिए मुझे थोड़ा सा एंट्रेंस के बारे में बताइए। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है कितने नंबर का होता है, कितने फेज़ में होता है? सो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है पूरा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि 20 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं 5 to 6 क्वेश्चंस वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, वो 180 का होता है। मैं सिलेबस पे आऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा और जानना चाहूँगा आपको, ये रिटन के अलावा इंटरव्यू, पोर्टफोलियो ऐसा भी कुछ होता है इसमें? हाँ, जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना होता है, जिसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, वो क्राइटेरिया देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद उसके भी मार्क्स होते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसकी स्केड्यूलिंग होती है और उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मल, जो आपने पेपर दिया है एंट्रेंस उससे ही, या जो बेस है सब्जेक्ट का उससे ही रिलेटेड। तो गाइस, इसके ऊपर मैं प्रॉपर अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जो पोर्टफोलियो आपको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंटरव्यू कितना ज़रूरी है आपके लिए और कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो मुझे थोड़ा सा अब मैं जो है ना आपका सिलेबस थोड़ा जानना चाहूँगा एंट्रेंस एग्जाम का। जैसे आपने कहा 2 सेक्शन में होता है, MCQ का सेक्शन है और दूसरा सेक्शन आपका रिटन है, राइट। सबसे पहले मुझे ब्रीफ बताएं, MCQ के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? सो बेसिकली जो MCQs का सेक्शन होता है उसमें आपको करंट अफेयर्स अपने प्रिपेयर करने होते हैं कि जो भी चल रहा है उस टाइम पे। लास्ट 6 मंथ के तो आपको आने ही चाहिए करंट अफेयर्स, अपने आप को अपडेटेड हमें रखना ही चाहिए, तो वो आने चाहिए। और बाकी जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड MCQs आएंगे, पुराने थोड़े से MCQs भी आ सकते हैं कि जैसे, हाँ, तो जैसे कि हमारा चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि वो कहाँ पे हुआ था, बहुत पुराना है जो कि, ठीक है। और उसके बाद G20 की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि लास्ट टाइम किसके पास थी, और एक और आया था कि किसके पास होगी शायद,
हाँ, ठीक है, उतना डीप नहीं था बट बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑस्कर्स का उस टाइम पे चल रहा था तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आया था। तो मतलब करंट अफेयर्स जो उस टाइम पे चल रहा है और थोड़े से पुराने जो इश्यूज से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड MCQ आपके आते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ मुझे मेजर लगा, एक तो करंट अफेयर, दूसरा आपका GK। हाँ जी। इसके अलावा कोई सेक्शन नज़र नहीं आया मुझे। तो मैं और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या स्पेसिफिक मतलब बेस्ड होता है कम्युनिकेशन पे, बेस्ड होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है, या फिर जनरल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लाइक करंट अफेयर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का इशू होता है, नेशनल इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है? तो जैसे कि जो G20 था उसमें आपकी डेवलपमेंट भी जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपके इशू से रिलेटेड बात होती है और वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो दोनों का प्रपोर्शन एक तरह से आप कह सकते हो कि बैलेंस ही रखते हैं कि कैसे करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके वो अपने इश्यूज़ और करंट अफेयर्स दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चंस वो फ्रेम करके लाते हैं। ओके, तो मतलब मेन पकड़, फिर मेन हमारा फोकस उसमें होना चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ों पे होना चाहिए, करंट अफेयर्स पे भी और इश्यूज़ पे भी। ओके, चलिए अगली चीज़ मतलब बताइए। अब मैं आता हूँ थोड़ा सब्जेक्टिव पे। इसमें क्या सारे लॉन्ग आंसर होते हैं या फिर शॉर्ट का भी कुछ सेक्शन होता है? तो जो हमारे आए थे लास्ट टाइम जब हमने एंट्रेंस दिया था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसमें 5 आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने थे। शॉर्ट में या लॉन्ग में? वो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं था, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं था, मीडियम आपको वर्ड लिमिट दी गई थी उसमें। मतलब शॉर्ट आंसर राइटिंग थी वो, Kind of. बट यूँ भी नहीं है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है सिर्फ। हाँ, डेफिनेटली आप मास्टर लेवल पे लिख रहे हो पेपर, तो शॉर्ट एक पैराग्राफ में नहीं लिख के आ सकते हो ना? नहीं, वो नहीं लिख सकते, तो आपको अपना आंसर एक अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ पे भी देना होता अच्छा, है। मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं ये जो 5 क्वेश्चंस थे वो किस तरह के क्वेश्चंस थे, किस पे बेस्ड था? ये बेसिकली ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस थे। आपका ओपिनियन जानने के लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे कि जैसे अगर रैगिंग है, एक क्वेश्चन था कि रैगिंग है तो वो रेपो बिल्ड करने के लिए होती है, किस चीज़ के लिए होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, आपको उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन देना है। क्वेश्चन ओपन एंडेड था बिल्कुल? ओपन एंडेड था, आप पे डिपेंड करता है आप क्या स्टैंड लेते हैं उस क्वेश्चन को लेके अपना, ठीक है। दूसरा एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड था कि इन्वायरमेंट की जो क्लाइमेट चेंज इन सबसे सिचुएशन चल रही है, क्या क्या सजेशंस आप प्रपोज करना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। अब आप उसमें अपना आंसर कैसे फ्रेम करते हैं कि पहले आप इशू को थोड़ा एक्सप्लेन करें, दूसरा क्या इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं या करंटली उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लिया, आप उसको भी लिख सकते हैं। और लास्ट में आप एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का तो आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का या केमिकल का तो वो प्रोडक्शन को तो बढ़ाता ही है ऑब्वियसली। अगर हम नहीं करेंगे तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करना तो पड़ता है, पर एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब आपको एक स्टैंड लेना, हाँ, आपको एक स्टैंड लेना था वहाँ पे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो किस तरह का क्वेश्चन था? लॉन्ग क्वेश्चंस थे कि जैसे उस टाइम पे हमारा LGBTQ का काफ़ी चल रहा था, करंट इशू चल रहा था वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि करंट सिनेरियो में जो भी चल रहा है LGBTQ से रिलेटेड उस पे आपका क्या ओपिनियन है। वो भी ओपिनियन ही पूछा था, ओपन एंडेड उन्होंने छोड़ा था, बट वो लॉन्ग था तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करके डालने थे, लॉज वगैरह और क्या इनिशिएटिव और अदर्स इनिशिएटिव हैं, तो ये सब था। अगला क्वेश्चन? अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हर बार एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक मीडिया कैंपेन बनाना है। इस बार वो नहीं आया था, ठीक है। तो मीडिया कैंपेन बनाना आ सकता है, बट एक क्वेश्चन होता है रेडियो जिंगल बनाने का, ठीक है। कोई भी आपको इशू दे दिया जाता है कि जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, वो आपको दे दिया, आपको इससे रिलेटेड एक कम्युनिटी के लिए, और एक उसी में ऑप्शंस था, एक ऑप्शन था कि दोनों में से कोई आप एक ले सकते हो। आप में उसको एक एडवर्टीजमेंट फ्रेम करनी थी, वो भी आपका इशू से रिलेटेड था। कोई भी इशू दे सकते हैं, वो चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड इशू दे सकते हैं, विमेन से रिलेटेड इशू दे सकते हैं, या कोई भी जो ज़रूरी नहीं कि कोई प्रॉब्लम पुरानी है तो वो अब इर्रिलेवेंट है, क्योंकि वो प्रॉब्लम स्टिल प्रेवलेंट है। तो हमें प्रॉब्लम का प्रोपोर्शन देख के ही वो दिया जाता है। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको PSA बनानी है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे एक PSA बनाई किसी कम्युनिटी के लिए। इसी तरह क्वेश्चन NGO पे था, बता सकते हैं थोड़ा? एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था हमसे NGO से रिलेटेड। उसमें ही पूछा था कि अगर आपको एक NGO बनाना है, एक NGO इस्टेब्लिश करना है, तो वो किस लॉ के अंडर इस्टेब्लिश करेंगे, क्या एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो NGO बनाने में हमारे मतलब उसको वैलिडेट और लीगली उसको सही बताएगा। अच्छा, एक से मुझे बताइए, ये जो आंसर राइटिंग करना होता है ये क्या लैंग्वेज बैरियर होता है इसमें? लाइक ये सिर्फ इंग्लिश में ही कर सकते हो आप, या फिर ये मतलब ट्रिलैंग्वेज हो या फिर बाइलिंगुअल ऐसा ऑप्शन होता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो इसमें
आप जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप अपना आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू में लिख सकते हैं। मतलब जिस भी लैंग्वेज में करो आप कंटेंट आप डिलीवर करो तो वो परफेक्ट कंटेंट होना चाहिए। योर कंटेंट इज़ द किंग। ठीक है, तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आप उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ओके, मैं और एक थोड़ा सा ओपिनियन आपसे लेना चाहूँगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस जो आपने डिस्कस किया, फिर जो आया, अपकमिंग एग्जाम में क्या आने के चांसेस हैं, कुछ अगर आप आइडिया दे सकें हमारे व्यूवर्स को, स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं उनको। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इश्यूज़ अनलिमिटेड हैं और करंट अफेयर्स भी अनलिमिटेड हैं, तो थोड़ा फोकस्ड रह के अपनी प्रिपरेशन करें कि जो 6 मंथ्स के लास्ट 6 मंथ के हैं उनको अपडेटेड रहें, क्या करंट अफेयर्स हैं, क्या इश्यूज़, क्या प्रेवलेंट इश्यूज़ उस टाइम पे चल रहे हैं। जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारी कंट्री में और इस पे डिस्कशंस भी काफ़ी हुई है। तो ये मुझे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लगता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है जो हमारे आने वाले एंट्रेंस में आ सकता है। दूसरा, स्कीम्स पे फोकस रहिए कि क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है विमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ये भी स्कीम्स इज़ द इम्पोर्टेंट वन। और उसके बाद LGBTQ से रिलेटेड, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज की जो प्ली अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे लगते हैं आ सकते हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट को आप कैसे मेजर करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स भी आ गया है। तो आपको इंडेक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप कैसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करके जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडेक्सेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और करंट अफेयर्स इश्यूज़, और इश्यूज़ तो वो कुछ भी दे सकते हैं। जी दे सकते हैं डेफिनेट। मास्टर लेवल पर पेपर दे रहे हो तो इतना तो ब्रॉड एरिया होना भी चाहिए। चलिए, मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा, ये सारे जो मटेरियल्स है सोर्स क्या होनी चाहिए, कहाँ से ले सकते हैं, फिर आपने कहाँ से लिया था जो आपके लिए हेल्पफुल हुआ? ऐसे एक पर्टिकुलर सोर्स तो नहीं हो सकता कि हाँ भाई ये चीज़ है तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको थोड़ा अपना माइंड ओपन करके अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करना है। कि जैसे कि पहले तो आप न्यूज़पेपर रीड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, आपकी आंसर फ्रेमिंग, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है अगर आप राइटिंग स्किल की कैसे उसमें फ्रेम किया गया है एक इशू को, या कैसे एक न्यूज़ को दिखाया गया। जैसे कि जो एडिटोरियल्स आते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, उनको रीड करो, क्योंकि हम लोगों के ओपिनियन जानेंगे, फिर हम अब अपने ओपिनियन देंगे, तभी हम जाके एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाते हैं। तो उससे आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, डेटा भी मिलेगा, दूसरा ओपिनियन भी आपके अच्छे फ्रेम होंगे और आप खुद भी अच्छे से आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़े। और बुक्स वगैरह इसके लिए स्पेशली बुक्स जो मैंने अपने टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स के लिए अरिहंत की बुक परचेज़ की थी, ठीक है, बट ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ सफिशिएंट नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक पढ़ ली तो वही आएगा, ये चीज़ नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपने क्या और आपने अपने पूरे टाइम में क्या क्या सुना है, क्या क्या इश्यूज़ हुए हैं, तो वो कुछ भी आ सकता है। तो लास्ट में, चूँकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अराउंड 3 मंथ्स बचे हुए हैं, जो आपके जूनियर्स होने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उसको कुछ स्पेशल अपनी तरफ से गाइडेंस देना चाहेंगे, जो क्या स्मार्ट पॉइंट वो अपनाए जो उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और वो भी आपकी तरह कैंपस में आ जाए? तो सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 3-4 महीने पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपकी पूरी नॉलेज मैटर करती है, आपके पूरे ओपिनियंस मैटर करते हैं कि स्टार्टिंग से आपकी माइंडसेट कैसे फ्रेम हुआ है इश्यूज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, अपनी आंसर, अगर कोई भी इशू है, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन बिल है, अगर आपने ये टॉपिक उठाया, तो जैसे कि मेरे टाइम पे हिजाब कंट्रोवर्सी, जैसे मुझे लगा कि ये आ सकता है, तो मैंने उस टॉपिक के बारे में अलग अलग साइट्स, न्यूज़पेपर, इनसे पढ़ा, और मैं फिर खुद उसको लिखने की कोशिश करती थी कि मैं कैसे फ्रेम कर पा रही हूँ इस इशू को अपनी राइटिंग में। वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखा जाता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। तो जितने भी इश्यूज़ हैं, आप डेली भी अगर 1-1 घंटा बैठ के लिख रहे हैं, तो आपके, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि डेफिनेटली वो चीज़ इम्पैक्ट लाएगी आपके, जो भी आंसर आपका चेक कर रहा होगा, वो चीज़ ये देखेगा कि हाँ भाई, इस बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है, वो दिख रहा है, वो नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। MCQs में तो बेसिकली आपको क्या नॉलेज है वही मैटर करती है। कोई नेगेटिव मार्किंग है इसका? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, नहीं।
चलिए दिव्या, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए, आपका अपकमिंग जूनियर्स को गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।